गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कोशिका जीवन की इकाई इस अध्याय के अंतर्गत हम केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि केंद्रक होता क्या है और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य में है ना एक दबी हुई वृत्ताकार अंडाकार तस्करी नुमा लंबी चपटी एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसके द्वारा कोशिका में होने वाले समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन है ना, किसके द्वारा होता है? आपका केंद्रक के द्वारा होता है। इस कारण से इसे मतलब कोशिका का नियंत्रण कक्ष माना गया है। एक कोशिका में है ना साधारणतः केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होती हैं, एक से अधिक कोशिका मतलब केंद्रक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जीवित जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपका स्तनधारी में जो RBCS होता है, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, इनमें क्या होता है आपका पूर्णतः मतलब केंद्रक का अभाव होता है या अनुपस्थित होता है। तो ऐसी जो कोशिकाएं जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रकी कहलाती है। कोशिका में केंद्रक की है ना सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में उन्होंने किया था। इसके अनुसार एक परिभाषा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य में है ना क्या होती है, एक घिरी हुई ऐसी संरचना होती है जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का क्या होता है, उदय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब इसके पश्चात हम केंद्रक की है ना संरचना के बारे में जानेंगे, जिसमें कौन कौन से प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। तो केंद्रक की जो संरचना होती है, यानी जो एक कि प्रत्येक जो कोशिका जो होती है उसमें यह है ना दो प्रावस्थाओं में होती है। तो पहला जो होता है आपका इंटरफेस है ना प्रावस्था होता है, और दूसरा इसमें कोशिका विभाजन की प्रावस्था होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अंतरावस्था या इंटरफेस अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, दो क्रमिक विभाजनों के मध्य है ना क्या होता है, प्रावस्था होती है यह, है ना। और यह कोशिका की सर्वाधिक लंबी प्रावस्था होती है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली प्रावस्था होती है। केंद्रक की संरचना का अध्ययन है ना अंतरावस्था में ही किया जाता है। अंतरावस्था में केंद्रक को है ना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करने पर कौन कौन से इसमें प्रमुख भाग दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है आपका नाभिकीय झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली के रूप में क्या होता है आपका होता है, और इसे क्या कहते हैं, कैरियोथिका भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, ये आपका केंद्रक की संरचना होता है। तो केंद्रक क्या होता है आपका एक लेयर के माध्यम से या एक स्तर के माध्यम से घिरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और आंतरिक जो स्तर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जो आपका केंद्रक होता है क्या होता है, एक नाभिकीय झिल्ली से क्या होता है आपका घिरा हुआ होता है, और प्रत्येक झिल्ली की जो मोटाई होती है ना 75 से आपका 90 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, मोटी होती है। इसके पश्चात ये है ना हम इसके अंतर्गत और देखते हैं, जैसे केंद्रक का ये क्या है आपका केंद्रकीय झिल्ली होता है ना, तो केंद्रकीय झिल्ली है ना बीच बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म पोर कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका
न्यूक्लियोप्लाज्मापोर, यानी कि आपका नाभिकीय छिद्र जो है मतलब पाया जाता है। नाभिकीय जो झिल्ली जो होती है ना, उसमें क्या होता है आपका जो विभेदकी पारगम्य होती है ना, यानी कि कोई भी इसमें से क्या होता है आपका जो तरल जो पदार्थ जो होता है वो अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, पारगम्य प्रवृत्ति मतलब इसमें क्या होती है, पाई जाती। इसके पश्चात है ना दूसरा जो प्रमुख भाग होता है आपका नाभिकीय द्रव्य। क्या होता है आपका नाभिकीय द्रव्य, या इसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा। यहाँ पर देखेंगे ये आपका केंद्र की संरचना है। यहाँ पर आपको अंदर में है ना एक तरल द्रव पदार्थ जो है मतलब पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कहा जाता है, या फिर नाभिकीय द्रव्य जो है कहा जाता है। यह नाभिकीय झिल्ली के अंदर में क्या होता है आपका एक पारदर्शी अर्ध तरल कोशिका युक्त पदार्थ के रूप में क्या होता है पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं आपका कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। ये इसमें है ना, यानी कि जो आपका नाभिकीय जो अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, एंड आपका बहुत प्रकार के मतलब क्या होते हैं इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका फास्फोरस भी है ना, और इसके अलावा इसमें खनिज लवण भी क्या होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और कोशिका विभाजन में ये जो है क्या करते हैं भाग लेते हैं। उसके बाद में केंद्रक के अंदर में एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। तीसरा जो प्रमुख भाग है क्या आपका क्रोमेटिन जाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रक के अंदर में है ना ये जाल के समान है ना ये धागेनुमा संरचना जो दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं आपका क्रोमेटिन जाल जो है कहा जाता है। और यहाँ पर है ना क्रोमेटिन नेट के रूप में आपको दिया हुआ है ना, तो ये क्रोमेटिन नेट यानी कि क्रोमेटिन जाल जो है मतलब क्या होता है धागेनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर है ना जो अभिरंजित जो कोशिका जो होती है, जब उसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं है ना, तो ये जो है क्या होती है टेढ़ी मेढ़ी धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं आपका क्रोमेटिन जाल या फिर केंद्रक जालिका जो है कहा जाता है। ये जो है मतलब कोशिका विभाजन के समय है ना मतलब क्या होता है धागेनुमा या तंतुमय है ना संरचनाएं जो होती है एक छड़ के समान मतलब क्या होती है रचनाएं जो है संघनित हो जाती है ना, और संघनित होकर के क्या करती है गुणसूत्र का निर्माण जो है करती है। और ये जो है ना क्रोमेटिन जाल जो होते हैं है ना ये क्या होते हैं आपका जो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है एक प्रकार के आपका न्यूक्लियोप्रोटीन जो है होते हैं, जो कि न्यूक्लिक अम्लों तथा क्या होता है जो क्षारीय प्रोटीन है ना क्षारीय प्रोटीन से मतलब क्या होता है इसका निर्माण जो है होता है। क्षारीय प्रोटीन विशेष रूप से क्या होता है एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जो क्षारीय अमीनो अम्ल से क्या होता है ये बनता है। यह क्रोमेटिन जो है क्या होता है कोशिका विभाजन के समय है ना क्या करता है आपका गुणसूत्रों में क्या हो जाता है ये रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका है ना ये जो आपका जाल के समान जो संरचना जो दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं आपका क्रोमेटिन नेट जो है कहा जाता है। और इसके बारे में है ना प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोन नामक वैज्ञानिक 1964 में है ना इसके बारे में उन्होंने बताया था। चौथा जो प्रमुख भाग होता है आपका केंद्रिका। यहाँ पर देखेंगे एक केंद्र के अंदर में है ना एक गोलाकार रचना जो है मतलब पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं आपका केंद्रिका जो है मतलब कहा जाता है। तो प्रत्येक केंद्रक के अंदर में है ना एक बड़ा गोलाकार रचना जो है पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं आपका केंद्रिका जो है कहा जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियस जो है कहा जाता है। तो इसकी खोज जो है ना आपका फोटांस नामक वैज्ञानिक ने है ना 1781 में है ना किया था। जिन कोशिकाओं में क्या होता है ये प्रोटीन का निर्माण जो है होता है ना, और उनमें ये जो है क्या होती है केंद्रिका जो है बड़ी होती है, परंतु क्या होता है अन्य जो कोशिकाएं जो होती हैं या आकार में जो छोटा होता है या फिर उसमें क्या होता है अनुपस्थित होता है ना। तो ये जो है मतलब क्या कहता है केंद्रिका जो होती है ना, यानी कि केंद्रिका की जो स्थिति जो होती है प्रायः जो है क्या होती है हमेशा निश्चित होती है। और यह जो है ना क्या करती है आपका जो गुणसूत्र के आपका न्यूक्लियोलर जो संगठक से क्या होते हैं आपका संबंधित होता है। इसकी संख्या प्रजाति और आपका कहना चाहिए
जो गुणसूत्रों की जो संख्या पर है ना क्या करती है, निर्भर करती है। गुणसूत्र के प्रत्येक जो कहना चाहिए आपका अगुणित सेट के लिए है ना क्या होता है, एक केंद्रिका जो है होती है। और कुछ जीवों में गुणसूत्र के जो प्रत्येक जो मतलब अगुणित जो सेट होते हैं है ना, उनके लिए क्या होते हैं, 2 या उससे अधिक जो है क्या पाया जाता है, आपका केंद्रिका भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना क्या होती है, केंद्रक के अंदर में ये गोलाकार जो रचना जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका केंद्रिका जो है कहा जाता है। आइए कुछ यहाँ पर और महत्वपूर्ण देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखेंगे कि केंद्रक के चारों तरफ में है ना, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है और इसके बारे में हमने पूर्व क्लास में अध्ययन भी कर चुके हैं। तो ये जो संरचना जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका ईआर कहलाता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहलाता है ना। यहाँ पर केंद्रक के है ना ऊपर में एक और संरचना जो दिखाई देती है ब्लैब, जिसे मतलब क्या कहा जाता है, आपका ब्लैब जो है कहा जाता है। इसके अंदर में देखेंगे कुछ ऐसी संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं है ना, जिसको क्या होता है, आपका क्रोमर सेंटर जो है मतलब कहा जाता है। तो ये था आपका केंद्रक के अंदर में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख संरचनाओं के बारे में। अब इसके प्रमुख कार्य को देखते हैं है ना। तो केंद्रक का जो प्रमुख जो कार्य जो होता है ना, यह क्या करता है, आपका कोशिका में जो पाए जाने वाले समस्त क्रियाओं को क्या करती है, आपका नियंत्रित करके रखती हैं। इसके अलावा है ना यह जो है क्या करती है, आपका जो सभी जो कोशिकी है ना आरएनए एवं क्या होते हैं, आपका जो उसके उत्पादन जो करता है ना, उसको क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए क्या करता है, आवश्यक होता है। केंद्रक जो है क्या करता है, आपका कोशिका विभाजन के लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जो है कोशिका वृद्धि को भी क्या करता है, आपका नियंत्रित करता है। तो ये था आपका केंद्रक की प्रमुख कार्य। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रिका के प्रमुख कार्य। तो केंद्रिका जो है क्या करता है, जो आरएनए है ना, आरआरएनए क्या करता है, आपका संग्रहण तथा राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। और यह जो है जो समसूत्री विभाजन जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से क्या करता है, भूमिका निभाता है। इसके अलावा केंद्रिका जो है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है ना क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को भेजने में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। तो ये था आपका केंद्रक की संरचना के बारे में तथा उसके अंदर में पाए जाने वाले प्रमुख अंगों के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में। गुणसूत्र है ना केंद्रक के अंदर उपस्थित स्वगुणन करने वाली तंतुमय संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सर्वप्रथम गुणसूत्र के बारे में हॉफमैस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1848 में है ना ट्रेडिकेंसिया नामक पौधे में इसकी खोज जो है की थी। इसके बाद सर्वप्रथम स्टारबर्गर ने 1875 में कोशिका विभाजन के अध्ययन करते समय उन्होंने मतलब धागेनुमा संरचना की खोज जो है उन्होंने किया था। तत्पश्चात डब्ल्यू वाल्डेयर जिन्होंने 1888 में है ना कोशिका द्रव्य में है ना पाए जाने वाली एक धागेनुमा संरचना के बारे में उन्होंने खोज किया, जिसे क्या कहते हैं, आपका क्रोमेटिन जाल जो है कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन जाल जो होते हैं है ना एक धागे नुमा संरचना के रूप में क्या होते हैं, ये बने होते हैं। और बाद में है ना ये जो है क्या करते हैं, आपका कोशिका विभाजन के समय है ना ये जो है क्रोमेटिन जो जाल जो होते हैं वो संघनित होकर के छोटे और मोटे है ना रचना का निर्माण जो है करते हैं या फीते नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपका गुणसूत्र जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार है ना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मतलब गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात सटन नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 में है ना उन्होंने गुणसूत्रों के क्रियात्मक महत्व का अध्ययन किया और आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में उन्होंने मतलब प्रतिपादन जो है किया। इसके अनुसार उन्होंने गुणसूत्र की कुछ परिभाषा जो है दिए हैं। तो गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाए जाने वाली ऐसे व्यक्तित्व जीव द्रव्य इकाइयां हैं
जो क्रमिक कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती हैं तथा जीवों के व्यक्तित्व और अकारिकी एवं कार्यकी जो होती है उसको क्या करता है, वो स्थायित्व प्रदान जो है करता है। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्र जो होता है उसकी प्रमुख जो भूमिका होती है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिससे क्या होता है आपका आनुवांशिक जो इकाइयां जो होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आइए हम अब गुणसूत्र की आकारिकी के बारे में जानते हैं। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन कोशिका की मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में अध्ययन जो है किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में सेंट्रोमियर की स्थिति स्पष्ट होती है और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ही गुणसूत्रों के आकार का निर्धारण जो है किया जाता है। तो गुणसूत्रों का जो आकार है ना वो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये जो है मतलब है ना 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका गुणसूत्र के प्रकार हैं। इसमें आप देखेंगे गुणसूत्र के प्रकार में सबसे पहले आता है आपका मेटासेंट्रिक, दूसरा जो होता है आपका सबमेटासेंट्रिक, तीसरा जो होता है आपका टीलोसेंट्रिक और चौथा जो होता है आपका एक्रोसेंट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, मेटासेंट्रिक के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में कि इस गुणसूत्र में है ना, यहाँ पर देखेंगे बीच वाला जो भाग है ना गोल रचना, जिसको क्या कहते हैं आपका सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं आपका आर्म जो है कहलाती है, यानी भुजा कहलाती है। तो जो आपका मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होते हैं इसमें दोनों भुजाएं जो है क्या होती हैं, एक समान होती है ना। तो ऐसी जो गुणसूत्र जो होते हैं उसे क्या कहते हैं आपका मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसकी जो आकृति जो होती है वी के आकार की होती है। दूसरा आप देखेंगे सब मेटासेंट्रिक के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे 2 भुजाएं जो है या 2 आर्म जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक आर्म जो है क्या है शॉर्ट आर्म है यानी कि छोटी भुजा है, और दूसरी जो होती है क्या आपका लॉन्ग आर्म है यानी कि लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सब मेटासेंट्रिक जो होती हैं जिसमें क्या होता है सेंट्रोमियर जो है मध्य में उपस्थित होता है और एक भुजा छोटी और दूसरी भुजा क्या होती है बड़ी होती है। और यह जो गुणसूत्र होते हैं वो एल की आकृति का या फिर जो जे अक्षर जो होते हैं ना उसके समान जो है दिखाई देते हैं। यहाँ पर तीसरा देखेंगे टीलोसेंट्रिक के बारे में। टीलोसेंट्रिक में आप देखेंगे यहाँ पर सेंट्रोमियर से है ना केवल एक ही भुजा जो है जुड़ा होता है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो क्या आपका लॉन्ग आर्म है यानी कि लंबी भुजा होती है, तो भुजा के ऊपर में क्या होता है आपका सेंट्रोमियर जो है क्या होता है आपका स्थित होता है। तो ये आप चित्र से इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो टीलोसेंट्रिक में क्या है एक लंबी भुजा होती है जिसके शीर्ष पर आपका क्या होता है आपका सेंट्रोमियर जो है उपस्थित होता है। चौथा देखेंगे आपका एक्रोसेंट्रिक के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच वाला भाग क्या है आपका सेंट्रोमियर होता है, और यहाँ पर देखेंगे सेंट्रोमियर के ऊपर वाला जो आर्म होता है जो भुजा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत ज्यादा छोटा होता है, और दूसरी भुजा जो होती है क्या आपका लंबी भुजा होती है। ये होता है आपका एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र की पहचान। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि जो यानी कि कहने का है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर है ना गुणसूत्र के है ना कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा टीलोसेंट्रिक और चौथा जो होता है आपका एक्रोसेंट्रिक जो है होता है। इस आगे हम देखेंगे गुणसूत्र की संरचना के बारे में है ना। तो एक जो प्रारूपिक जो गुणसूत्र की जो संरचना जो होती है जब इसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सब देखते हैं तो इसमें मुख्य है ना कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है आपका पेलिकल होता है ना, पेलिकल जो होता है, और दूसरा जो भाग जो होता है इसमें तरल द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं आपका
मैट्रिक्स जो है मतलब कहा जाता है, या फिर अधात्री जो है मतलब इसे कहा जाता है। तीसरा इसमें आपका क्रोमोनीमा, तीसरा जो भाग जो होता है आपका क्या होता है, क्रोमोनीमा जो भाग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक प्रारूपिक जो गुणसूत्र होती है उसमें, है ना, कहने का मतलब है 3 प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं। पहला जो आता है आपका पेलिकल, है ना, दूसरा जो है मैट्रिक्स, और तीसरा जो होता है आपका क्रोमोनीमा होता है। तो मतलब प्रत्येक जो गुणसूत्र का, है ना, एक झिल्ली नुमा आवरण के द्वारा घिरा होता है ना। जैसे गुणसूत्र है एक झिल्ली की समान, है ना, एक आवरण से क्या होता है, घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं आपका पेलिकल जो है कहा जाता है। पेलिकल के अंदर में, है ना, ये पेलिकल है, उसके अंदर में एक तरल द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या फिर अधात्री जो है कहा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर में या मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ कुंडलित धागे नुमा संरचनाएं, है ना, अंदर में आप देखेंगे कुंडलित धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं आपका क्रोमोनीमा जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो है मतलब 3 प्रमुख भाग जो है होते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी के, है ना, अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुणसूत्र के चारों ओर, है ना, किसी भी प्रकार का आवरण जो है मतलब नहीं पाया जाता है, तथा उसमें कुछ प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं। और यह जो है कौन कौन से भागों से मिलकर बना है, जिसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो पहला इसमें आता है आपका क्रोमेटिड, एवं इसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, यहाँ पर दिया होगा, है ना, ये आपका क्रोमोनिमेटा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रमुख भाग होता है सेंट्रोमियर, या फिर, है ना, इसको बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका सेंट्रोमियर जो है कहलाता है। और यहीं पर जो एक मतलब संकीर्ण भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी कंट्रिक्शन जो है कहा जाता है, या फिर प्राथमिक संकीर्णन जो है कहा जाता है। इसके पश्चात में, है ना, तीसरा जो प्रमुख भाग होता है द्वितीयक संकीर्णन, है ना। यहाँ पर देखेंगे आगे जाएंगे संरचना में, तो यहाँ पर एक संकीर्ण भाग जो है पाया जाता है, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है कहा जाता है, या फिर द्वितीयक संकीर्णन जो है कहा जाता है। इसके बाद में चौथा भाग, है ना, गुणसूत्र का जो पिछला भाग जो होता है ना, वो क्या कहलाता है आपका सैटेलाइट जो है कहलाता है। इसके बाद में, है ना, पांचवा जो भाग है क्या बोलते हैं आपका टीलोमियर, है ना। टीलोमियर बोले से जो गुणसूत्र का, है ना, सबसे जो लास्ट जो भाग होता है या अंतिम जो भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका टीलोमियर जो है कहलाता है। तो ये आपका क्या है एक क्रोमोसोम की संरचना के बारे में। तो आइए हम इसके बारे में क्रमशः अध्ययन जो है करते हैं। प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है ना, जनिक, है ना, गुणसूत्र होता है जिसमें 2 अर्ध, है ना, गुणसूत्र जो है मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से, है ना, जो प्रत्येक जो क्रोमेटिड होते हैं, है ना, तो एक कहना चाहिए आपका आधार द्रव्य के अंदर में, है ना, पूरी लंबाई में क्या होता है एक कुंडलित तंतु के रूप में मतलब पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका क्रोमोनीमा, या फिर क्या कहना चाहिए आपका क्रोमोनिमेटा जो है कहा जाता है। इसके बाद में, है ना, दूसरा जो है आपका सेंट्रोमियर या फिर प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक जो संकीर्णन जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका काइनेटोकोर, है ना, काइनेटोकोर जो है मतलब कहा जाता है। और जो एक वैज्ञानिक थे इसके स्कैंडर, है ना, के अनुसार सेंट्रोमियर जो है आपका गुणसूत्र का, है ना, वह स्थायी एवं घनाकार एक परिवर्धित जो है रचना होती है, जहां पर गुणसूत्र जो है क्या होते हैं गुणसूत्री तंतु तथा क्रोमेटिड जो है आपस में क्या हो जाते हैं जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है जो सेंट्रोमियर जो होता है एक निश्चित स्थान पर ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब यह जो है क्या करता है कोशिका विभाजन के समय, है ना, तर्कु तंतु के निर्माण में क्या करता है ये मदद करता है। गुणसूत्रों की स्थिति एवं गति एवं क्या करता है यह जो कहना चाहिए सेंट्रोमियर की, है ना, स्थिति पर भी क्या करता है ये निर्भर
करता है। उसके बाद में सेकंड आपका क्या है, मतलब थर्ड जो है द्वितीयक संकीर्णन के बारे में। तो द्वितीयक जो संकीर्ण होता है, गुणसूत्र में क्या होता है आपका, जो प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त है ना कुछ अन्य संकीर्णन की उपस्थिति भी इसमें मतलब पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं आपका द्वितीयक संकीर्णन जो है कहा जाता है। इसके बारे में रिसेंडी नामक वैज्ञानिक ने 1945 में है ना उन्होंने बताया था। तो गुणसूत्र पर क्या होता है, द्वितीयक संकीर्णन एक निश्चित स्थान पर मतलब क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और ये जो है ना गुणसूत्रों की पहचान करने में क्या करते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। उसके बाद में चौथा जो होता है आपका क्या, सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट है ना, ये जो है क्या होता है आपका, इसे मतलब द्वितीयक संकीर्णन या ट्रेवेंट भी मतलब कहा जाता है। सैटेलाइट क्रोमेटिन के पतले पतले है ना तंतुओं के द्वारा क्या होता है आपका, गुणसूत्रों की है ना घुंडी नुमा भाग जो है होता है ना, एक प्रकार से क्या होता है, ये घुंडी नुमा भाग जो है होता है। और ये जो है क्या होता है आपका, जो सैटेलाइट है जो होता है ना, ये क्या होता है, गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र भी मतलब इसको कहा जाता है ना, सैटेलाइट जो गुणसूत्र होता है उसको सेट गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो है ना, इस प्रकार से मतलब ये जो है ना द्वितीयक संकीर्णन भाग से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में सैटेलाइट का जो आपका परिमाण है ना एवं आकार जो है क्या होता है, निश्चित होता है। लास्ट होता है आपका टीलोमियर है ना, गुणसूत्र का जो अंतिम जो भाग जो होता है ना, या जो शीर्ष जो भाग जो होता है क्या कहलाता है आपका, टीलोमियर जो है कहलाता है। और ये जो है ना गुणसूत्रों की ध्रुवता है ना को क्या करता है, बनाए रखता है, जिसके कारण से गुणसूत्र किसी अन्य गुणसूत्र या गुणसूत्र के खंड से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसके पश्चात हम गुणसूत्र के प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र जो है क्या करता है, जीव में जो कहना चाहिए आपका शारीरिक क्रियाएं जैसे विकास या प्रजनन है ना, ये सभी कार्यों में क्या करते हैं, संचालन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, गुणसूत्र जो है मतलब जीन अभिव्यक्ति का कार्य जो है करते हैं। और गुणसूत्र जो है क्या होते हैं, एक प्रकार के आनुवांशिक इकाई होती है, और जो क्या करते हैं आपका लक्षणों को एक से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य जो है करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है कोशिका के निर्माण में भी क्या करता है, भाग जो है लेता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की है ना क्या होता है, मतलब यानी कि बहुत बड़ी मतलब भूमिका होती है, जो कि बहुत सारी क्रियाओं के संचालन में क्या करता है, मदद जो है करता है। तो आज के टॉपिक में हमने है ना क्या पढ़ा, ये आपका गुणसूत्र के प्रकार और उनकी संरचना के बारे में, कि इसकी संरचना में मतलब किस प्रकार से दिखाई देती है और इसमें कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं। धन्यवाद।